एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। एज वी कैन सी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम बैक विथ अनदर part of, or you can say another video for class 12th political science chapter 3. This primarily is the last uh, video and part for your third chapter, all the class 12 students. आई होप आपने सारे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको फॉलो किया है एंड यू फाउंड दोज वीडियोज़ यूजफुल, एंड इफ सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर नहीं तो प्लीज़ कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, विल डिस्कस एवरीथिंग। यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कोई भी टॉपिक डिस्कस करना है आप मुझे बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली टेक दैट अप, ठीक है। एज ऑफ नाउ हम लोग इकोनॉमी और ये कह सकते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया अब तक कि क्या एग्जैक्टली प्लानिंग कमीशन था, क्या फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था, कौन लेके आया, किस पे फोकस था, क्या था। फाइनली इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से, या कह सकते हैं फाइनली वो प्लान एग्जैक्टली क्या था जो इंडिया ने अडॉप्ट किया अपनी इकोनॉमी के लिए, हम यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दैट इट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। दैट मीन्स हम एग्रीकल्चर पर भी फोकस करते हैं, साथ ही साथ में हम इंडस्ट्रीज़ पर भी फोकस करते हैं। तो इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। एवरीथिंग इज़ वेरी मच टेकन केयर ऑफ एज फार एज द इंडियन इकोनॉमी गोज। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ द लेफ्ट एंड राइट आइडियोलॉजी, ठीक है। पहली चीज़ समझेंगे कि लेफ्ट आइडियोलॉजी क्या है। Left refers to those who favor the poor and the downtrodden and support government policies for the benefit of those sections. Basically, left people are those people who are with the government and are supporting all the downtrodden people, those who are poor and downtrodden. और साथ ही साथ में वो उन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे का सपोर्ट करते हैं जो इन पुअर एंड डाउनटोडन फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए बेनिफिट के लिए बनाई जाती हैं। तो बेसिकली दे आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम राइट वालों की बात करें, सो दे बिलीव दैट फ्री कंपटीशन एंड मार्केट इकोनॉमी अलोन शुड एग्जिस्ट, ठीक है, कि एक फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, मार्केट लगे, पूरी कंपटीशन होना चाहिए कि कौन किससे अच्छा है, उस कंपटीशन के बेसिस पर राइट आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। एंश्योर्स प्रोग्रेस एंड द गवर्नमेंट शुड नॉट नेसेसरली इंटरवीन इन द इकोनॉमी। और यही इंश्योर करता है कि प्रोग्रेस कैसे और कितना होगा, और गवर्नमेंट को ऑन द अदर हैंड इकोनॉमी में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। रिकॉल कर लेते हैं, इंडिया अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। लेफ्ट इज़ द आइडियोलॉजी जो फेवर करती है पुअर एंड डाउनटोडन लोगों के लिए, एंड इन सब लोगों के बेनिफिट के लिए दे फेवर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। लेकिन वहीं अगर हम राइट की बात करें तो वही कहते हैं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए। जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड या बच्चों के बीच में, आप लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, तो इसी तरीके से दे सपोर्ट दैट कंपटीशन। और फिर उनको लगता है कि उस कंपटीशन से जो उभर कर बाहर आता है या जो फर्स्ट आता है, दैट पर्सन डिजर्व्स। क्लियर। तो ये वो लोग हैं जो कि इंटरवीन नहीं चाहते या इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते गवर्नमेंट का ज़्यादा इकोनॉमी में। नेक्स्ट अप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ बॉम्बे प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। क्या था ये? ऑब्वियसली बॉम्बे में हुआ था, तो इसलिए इसका नाम बॉम्बे प्लान है। और एक प्लान बनाया गया, एक प्रपोजल सेट किया गया, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे प्लान है। लेकिन ये किसने बनाया, क्या था, वो डिस्कस करते हैं। अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट टुगेदर इन 1944। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जिनके पास पैसा होता है, एंटरप्रेन्योर्स। तो एक पूरा बिग इंडस्ट्रियलिस्ट का सेक्शन, पूरा ग्रुप, ठीक है, 1944 में एक साथ आया एंड उन्होंने क्या ड्राफ्ट किया, एक जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री। और वो ही साथ में आया उन्होंने 1944 में अपने। तो इट इज़ मच बिफोर, आप देख सकते हो, इट इज़ मच बिफोर दी एक्चुअल इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये पहले ही बिग इंडस्ट्रियलिस्ट उस टाइम पे जितने थे, उन्होंने इस प्रपोजल, जॉइंट प्रपोजल को सेटअप किया। किस लिए, क्या था वो प्रपोजल? एक प्लान्ड तरीके से इकोनॉमी चले आगे, इसका इन्होंने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया, और इसी को हम कहते हैं, ठीक है, बॉम्बे प्लान, बिकॉज इट टुक प्लेस इन बॉम्बे, हेंस इट इज़ नोन एज बॉम्बे प्लान। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। लेट्स रिकॉल फर्स्ट, हमारी इंडियन इकोनॉमी अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी
The right and the left ideology says that the left are with the downtrodden and the poor and is supporting the government policies for their benefit, whereas on the other hand right ideology believes in more of competition and less of government involvement in the economy. साथ ही साथ में बॉम्बे प्लान 1944, ये याद रखना है ये क्या था. 1944 क्या था ये प्रपोजल? बेसिकली एक प्लान्ड इकोनॉमी चले, इसके लिए सारे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट 1944 में बॉम्बे में मिले और इसको ड्राफ्ट किया इन्होंने, इसलिए इसका नाम बॉम्बे प्लान कहा जाता है. Then we have next important, very important topic is decentralized economy. Now, जब भी आप किसी गवर्नमेंट का बजट देखते हो, ठीक है, कोई बजट प्रेजेंट किया जाता है तो ज़्यादातर फोकस किस पे होता है? हर एक सेक्शन पर होता है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो और इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ करना है, एग्रीकल्चर है, सब पे फोकस होता है. ठीक है, प्लानिंग को इसी प्लानिंग को, ये जो प्लान किया गया पूरा बजट अलॉट किया गया कि ऐसे इकोनॉमी डिवाइड होगी, हर किसी को साथ लेके चला जाएगा. ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पर प्राइमरीली पूरे बजट का इकोनॉमी का फोकस ना होकर के हर एक सेक्शन पर फोकस किया जाता है. और इस चीज़ को भी याद रखना है कि केरला मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है. केरला मॉडल आया था डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का. इस चीज़ पे पूरा फिर गवर्नमेंट एज एन पूरी इंडिया में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया. दिस मॉडल फोकस्ड ऑन किस चीज़ पे ये मॉडल था? ये जो केरला मॉडल आया था इसी चीज़ पर वी प्लान दी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी. ये क्या था? इट फोकस्ड ऑन एजुकेशन, it focused on health, land reforms, effective food distribution and poverty alleviation between. और ये कब आया था? 1987 से 1991 में ये आया था. तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि क्या होती है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी. डिसेंट्रलाइज मतलब अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जिससे आप समझ सकते हो कि ये क्या बोल रहे हैं. ठीक है, अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है डिसेंट्रलाइज वर्ड. तो इस चीज़ को आपको फोकस रखना है कि कैसे इकोनॉमी को हमें सेंट्रलाइज ना रख करके, सेंट्रलाइज मतलब क्या कि एक ही सेक्शन पे या एक ही चीज़ पर पूरा बजट ना या इकोनॉमी ना फोकस करती हो, इनफैक्ट पूरी हर एक एस्पेक्ट को कवर करे. ठीक है, वो होती है आपकी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी. एंड दिस इज समथिंग जो कि हमने एक केरला मॉडल से सीखा. और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसके बाद 1987 के बीच और 1991 के बीच एक डेमोक्रेटिक एक प्लान आया था इसी के बेसिस पे, जो कि आपका केरला मॉडल पर डिपेंडेंट था, कह सकते हैं एक उससे इंस्पायर्ड था. नेक्स्ट अप हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले लेट्स जस्ट रिकॉल. बॉम्बे प्लान 1944 में इनिशिएट हुआ था या took place in 1944 when the big industrialists met in Bombay and drafted a proposal for setting up a planned economy. इसीलिए इसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है. डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी इज समथिंग जो कि कहती है कि आप बजट को या इकोनॉमी को सिर्फ कुछ चीज़ों पे सेंट्रलाइज ना करके हर एस्पेक्ट पे फोकस रखो. इकोनॉमी हर एक चीज़ को साथ में लेके चले, हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट ऑफ दिस कंट्री जो ये कह सकते हैं वो चीज़ें जो लोगों को इफेक्ट करती हैं उस पर फोकस रखती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट अप वी कम टू व्हाइट रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन तो सबने सुना है. दिस इज व्हाइट रेवोल्यूशन. देखिए, बिहाइंड अमूल प्रोडक्ट्स लाइज अ सक्सेसफुल स्टोरी. तो बेसिकली आपको यहाँ पे अमूल प्रोडक्ट के बारे में समझना है कि कैसे व्हाइट रेवोल्यूशन आया एंड उसके चलते सारी चीज़ें हुई. एक वर्गीस कुरियन निकनेम जिसका नाम है मिल्की मैन या कह सकते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ये आए थे. वर्गीस कुरियन, ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है वर्गीस कुरियन, जिनका एक निकनेम दिया गया मिल्क मैन ऑफ इंडिया क्योंकि उन्होंने एक मिल्क से रिलेटेड, ठीक है, अमूल दूध से रिलेटेड एक रेवोल्यूशन लेकर आया. रेवोल्यूशन क्या होता है? एक बदलाव लेकर आया. मिल्क रेवोल्यूशन, दैट मीन्स द मिल्क प्रोडक्ट और द मिल्क बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन दैट गुजरात, जहाँ पे ये आनंद एक जगह है, एक टाउन है वहाँ पे गुजरात में, वहाँ से ये इनिशिएट हुआ. एंड वर्गीस कुरियन टुक दिस इनिशिएटिव. और यही एक मिल्क बेस्ड मॉडल है, ठीक है, जो एक यूनिकली अप्रोप्रिएट मॉडल बना ताकि इससे रूरल डेवलपमेंट. अब देखो, आप एक इंडस्ट्री, एक रेवोल्यूशन, सॉर्ट ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, इसलिए इसको वाइट रेवोल्यूशन कहा गया है क्योंकि ये मिल्क से रिलेटेड एक मिल्क रेवोल्यूशन आया. एक मुल्क को पूरा एक क्या कह सकते हैं उसकी एक इंडस्ट्री सेटअप हो गई. ठीक है, एंड
लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो दिस इज़ अ वाइट रेवोल्यूशन जो कि वर्गीज कुरियन, एक जिसको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो लेकर आए इन आनंद टाउन ऑफ गुजरात। ठीक है, ये एक मॉडल बना जहाँ पे लोगों को उन रूरल एरियाज़ के लोगों को, जहाँ से ये सेटअप हुआ, सब कुछ बिगिन हुआ, उससे डेवलपमेंट हुई। कैसे हुई? क्योंकि वहाँ के लोगों को फिर क्या मिलने लगे? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी एंड दे अर्नड अ गुड लिविंग। तो एंड साथ ही साथ में फिर और ज़्यादा डेवलपमेंट्स उस एरिया में होने लगे। कहीं इंडस्ट्री सेटअप होती है तो लोग ज़्यादा आते हैं, फिर वहाँ से काम करते हैं, डेवलपमेंट होती है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बनती हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से अच्छा बिल्ड होता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे अपने उस आनंद टाउन से जब उन्होंने बिगिन किया, ये एक बहुत ही यूनिक मॉडल बन गया। ठीक है, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी एलिवेशन हो। 1970 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इंट्रोड्यूस किया ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। देखो, इट वाज स्टार्टेड टू ब्रिंग इन ऑल द मिल्क कोऑपरेटिव्स टुगेदर। ये क्यों बिगिन हुआ था ये ऑपरेशन फ्लड? 1970 में। ये याद रखना है, वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ये कहा गया। आनंद जगह है गुजरात में, एक टाउन है, वहां पे ये बिगिन हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ में इन 1970 ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हैं, एक मॉडल बना। ठीक, जिससे इंस्पायर होकर, जिसके नक्शे कदम पर, ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर 1970 में ये एक ऑपरेशन फ्लड इंट्रोड्यूस किया। ठीक, क्या था ये? ताकि जितने भी मिल्क कॉपरेटिव्स हैं, जो और लोग हैं जो मिल्क सेल कर रहे हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, वो एक साथ आएँ। ठीक है, और मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, ताकि उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्लोज आएंगे एक दूसरे के। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक दूध पहुंचेगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लेंगे, राइट। तो इसी तरीके से ब्रिंगिंग दी प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर क्लोज। तो इस तरीके से ये इस ऑपरेशन फ्लड को 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया ऑन दिस मॉडल ऑफ अमूल, जो कि आनंद टाउन ऑफ गुजरात में इनिशिएट हुआ। एंड वर्गीज कुरियन, जो कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया, जिनको फिर बाद में नाम दिया गया, उन्होंने इनिशिएट किया था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे अमूल की। ठीक है दोस्तों, दिस हैज़ अ फुल फॉर्म, ये अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगर पता हो तो ये एक इसका फुल फॉर्म है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क। नाउ, सिर्फ एक डेयरी प्रोग्राम नहीं है ये। ठीक, इट टुक डेवलपमेंट एज अ पाथ ऑफ डेयरिंग फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। एक इसका बेस लेकर के, ठीक है, हमने डेवलपमेंट बिगिन करी ताकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, लोगों को इनकम प्रोवाइड कर सकें। ये पूरा एक वाइट रेवोल्यूशन था, जो कि एक अमूल ब्रांड है हमारा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है। ऐसा तो नहीं है कि कोई इनिशिएट आज कर रहा है तो एकदम से वो क्या होगा, एकदम नाम कमाने लगेगा और पैसा शोहरत आ जाएगा। नहीं, उसके पीछे की एक स्टोरी होती है। उसने अपने एक टाउन से बिगिन किया एंड इस आनंद टाउन से बिगिन करके उन्होंने वर्गीज कुरियन, ठीक है, उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी, लोगों को इनकम मिली, डेवलपमेंट हुआ रूरल एरियाज़ में। तो इसी बेसिस पर गवर्नमेंट ने फिर 1970 में ऑपरेशन फ्लड इनिशिएट किया, जो कि चाहता था कि जितने भी मिल्क कॉपरेटिव्स हैं वो एक साथ आएँ, ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़े और ताकि लोग और कस्टमर जो हैं, प्रोड्यूसर कस्टमर जो है, ज़्यादा क्लोज आएँ। आज हम एक प्रोड्यूसर और कस्टमर एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज क्यों हैं? क्योंकि चीज़ें बल्क में अवेलेबल है, हर प्रोडक्ट बल्क में अवेलेबल है आज मार्केट में, और हम ईजी से ईजी तरीके से उसको ले सकते हैं और अपने प्रोड्यूसर तक पहुंच सकते हैं थ्रू वेरियस मीन्स। क्लियर? तो ये एक वाइट रेवोल्यूशन था जो आया, और जिससे इनकम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इनकम जनरेट हुआ। फाइनली लास्ट अप we come to the last topic, that is foundations. Finally, with all the developments, लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स जो है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया में डेवलप हुए इस पीरियड के आसपास। क्या था वो? ये सब आपको याद रखना है। भाखरा नंगल डैम, ठीक है, हीराकुंड, हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस रखा गया, जैसे स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन, इन सब पे फोकस रखा गया। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, कि फाइनली लास्ट आपका फोर्थ जब प्लान आया, 5 ईयर प्लान,
4th 5 ईयर प्लान, तो उसमें ये सब चीज़ें इस टाइम तक इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट विद ऑल द चैलेंजेस हो चुकी थी। एंड उसी टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंडिया की हिस्ट्री में हमने बिगिन किए, जो कि थे भाखरा नंगल डैम बना, हीराकुंड डैम बना, हेवी इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ था, जैसे स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स हुई, डिफेंस प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ने लग गया। तो ऑल दीज थिंग्स टुक प्लेस इन दैट ड्यूरेशन। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी इज समथिंग जो कि कहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों पर फोकस न रख के आपका बजट, आपकी इकोनॉमी हर एक सेक्टर को ब्लूम करे, ऐसा इकोनॉमी, ऐसी बजट आपका होना चाहिए। एंड ये किस पे डेवलप था, ये किस पे फोकस था, ज़्यादातर इंस्पायर्ड था एट द बेस टुक फ्रॉम द केरला मॉडल। एंड 1987 से 1991 में न्यू डेमोक्रेटिक मॉडल एक इंडियन गवर्नमेंट इस बेसिस पर लेकर आई। वाइट रेवोल्यूशन मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। वर्गीज कुरियन, ये याद रखना है आपको कि आनंद टाउन था जिसमें ये अमूल प्रोडक्ट का, ये अमूल की बिगनिंग हुई, ठीक है। एंड इट हैज़ अ फुल फॉर्म, अमूल हैज़ अ फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे मेंशन करेंगे इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। नेक्स्ट अप, जिसको मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा गया, और इसी के बेसिस पे ये एक यूनिक अप्रोप्रिएट मॉडल बना जिससे रूरल डेवलपमेंट हुई, पॉवर्टी हटी, क्योंकि लोगों को फिर एम्प्लॉयमेंट मिली, इनकम मिली, और उनकी जो कंडीशंस थी वो इम्प्रूव हुई। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडियन गवर्नमेंट भी 1970 में एक ऑपरेशन फ्लड नाम का एक इनिशिएटिव लेकर आई, जिसके चलते हर एक मिल्क कोऑपरेटिव का एक साथ लाना इम्पॉर्टेंट था उनको, ताकि जो प्रोडक्शन हो, मिल्क की प्रोडक्शन हो, वो इंक्रीज हो। और साथ ही साथ में हमने ये भी पढ़ लिया है कि किस तरीके से कितने कितने क्या क्या फाउंडेशंस या कह सकते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंडिया में उस टाइम पे इनिशिएट हुए थे। दैट इज़ भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम। हेवी इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी चीज़ें फोकस था, जैसे ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्टील प्लांट्स, डिफेंस प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों पर पूरा प्राइमरली फोकस हुआ था। तो आई होप ये with this we come to an end of this third chapter for class 12 political science. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करे हैं। यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ठीक। इन टॉपिक्स को आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम नॉट गिविंग ऑल द डिटेल्स, मैं सारी डिटेल्स नहीं बता रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स, वी आर डिस्कसिंग दोज ओनली। स्टिल इफ़ यू फील लाइक देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट जो आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, then please mention it to me in the comment section and I will definitely take that up. With this we end the third chapter, and shortly we'll be coming up with the fourth chapter as well. So keep liking, keep subscribing to the channel everyone. Thank you.